तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। और आज शुरुआत फिर से सुस्ती और हल्की कमजोरी के साथ होने के आसार। हालांकि अमेरिकी बाजारों में रही तेजी, लेकिन डाउ फ्यूचर से नीचे। तो क्या रेंज के बाहर निकलेंगे एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, या फिर वही रेंज वाला रहेगा ट्रेड? और ऐसे में नतीजों की है लंबी लिस्ट जो आ चुके हैं कल, और आज से नतीजों का सीजन लगभग खत्म। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर रहेगा भरपूर फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वैसे तो मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है, पर नए महीने, नई तिमाही, नई छमाही की शुरुआत है, तो काफ़ी सारे क्यूज लेने हैं। पिछले परफॉर्मेंस से आगे का रास्ता कैसे रहेगा, उस पर भी एनालिसिस करेंगे। मार्केट की राह कैसी रहेगी, अनिल से इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बता दीजिए आज के बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं? देखिए दीप, आज के ट्रिगर्स में पहले तो अमेरिका से देखिए डाउ ने डबल सेंचुरी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद एसजीएक्स निफ्टी लगातार कमज़ोर है। किसी भी लेवल से एसजीएक्स निफ्टी में कोई बड़ी साइजेबल रिकवरी आती हुई नहीं दिख रही। 40-50 पॉइंट की, 60 पॉइंट की कमजोरी दिख रही है। लेकिन जी बिजनेस की बड़ी खबर पर कल मुहर लगी है। प्रधानमंत्री जी ने कल शाम 4 बजे जो देश के नाम संबोधन दिया, उसमें गरीबों से जुड़ी योजनाओं को और आगे बढ़ाने की उन्होंने बात की है। फिच ने 2020-21-22 के लिए हमारा ग्रोथ का अनुमान घटाया है, लेकिन आज जून ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे और अनलॉक 2 भी आज ही से लागू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी खबर सर तो यही है जो जी बिजनेस ने कल एक्सक्लूसिवली बताया था आपको 2:25 पर कि किस तरह का अनाउंसमेंट आ सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से। और जो हमने एग्जैक्ट डिटेल्स आपको एक्सक्लूसिवली दी थी 1.5 घंटे पहले, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखा जब 4 बजे प्रधानमंत्री का देश को संबोधन था। एक बार देख लेते हैं कि आपको क्या खबर दी गई थी। आज शाम 4 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी कल्याणकारी योजनाएं उससे जुड़े बड़े ऐलान कर सकते हैं। जो लेबर हैं, पुअर हैं, इन सबको इससे फायदा हो। प्राइम मिनिस्टर खुद ये ऐलान करने जाएंगे कि ये वेलफेयर स्कीम्स बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर सरकार चाइना के मुद्दे पर कुछ भी कहेगी या करेगी। जाहिर सी बात है कि ये बड़े राजनीतिक और सामरिक महत्व के मुद्दे हैं। इन पर फैसले बहुत सेंसिटिविटी के साथ लिए जाते हैं। तो जी बिजनेस की एक और एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लगती हुई, किसी के पास ये खबर नहीं थी कि आज प्रधानमंत्री किस बात पर भाषण देने वाले हैं, और एग्जैक्टली वही खबर आई है जो हमारे चैनल पर हमने ब्रेक किए। सही, सटीक, विश्वसनीय खबरें बिल्कुल डेफिनेटली हमारे यहाँ पर। अनिल जी, सबसे पहले तो हमारी टीम को, स्वाति जी को और आपको बहुत बहुत बधाई कि ये एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले जी बिजनेस पर आई। और कल हम चर्चा भी कर रहे थे इस खबर से पहले कि किस तरह के अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। बाजार में थोड़ी नर्वसनेस थी और आपने कहा भी था कि देखिए एक क्लैरिटी रहेगी। जो बातें प्रधानमंत्री पब्लिक फोरम पे करेंगे वो अलग रहेंगी, और जो बिहाइंड द सीन्स डिस्कशंस हैं वो अलग हैं। तो एक बार फिर से एक तो एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी, और जो ये स्कीम को बढ़ाया गया है आने वाले 5 महीनों के लिए, कैसे देखना चाहिए सर इसका इम्पैक्ट? क्योंकि जो सबसे ज्यादा एट रिस्क पॉपुलेशन है या वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनके लिए एक बड़ी राहत के संकेत आते हुए दिखे। दीप, यही जी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है कि बड़े समय पर, बड़ी खबरों पर, बड़े मौकों पर आप किस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि आपका बेस्ट उस वक्त होना चाहिए जब वाकई में बेस्ट की ज़रूरत हो। कई सारी खबरें अंदाज के दम पर हर रोज़ चलती हैं। ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसने इसको लेटर लिखा, इस पर विचार हो रहा है, ऐसा मंत्रालय विचार कर रहे हैं। ये खबरें हमारे रिपोर्टर्स भी लाते हैं, दूसरे चैनल्स के कई रिपोर्टर्स भी करते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन वाकई में जिस वक्त सबसे बड़ी खबर की ज़रूरत हो, चाहे वो बजट का मामला हो, आप अगर 100 स्टोरी करेंगे तो उसमें से 5 तो सही निकलेगी। लेकिन अगर आप 5 करें और उसमें से 3, 4, 5 के 5 सही निकले तो वो मज़ा है। और या फिर आप प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे उस पर एक बड़ी एक्सक्लूसिव करें, और एक बार नहीं, लगातार 2 बार करें, और कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी मीडिया उसके आसपास भी ना हो। पिछली बार तो 5.5 घंटे पहले हमने स्टोरी ब्रेक की थी, और किसी को हवा तक भी नहीं थी कि 10 लाख करोड़ का पैकेज, 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। कल भी हमने जब 2:25 पर न्यूज़ ब्रेक की, उसके अलावा
किसी के पास ये खबर नहीं थी। तो बड़े मौक़ों पर वो कहते हैं ना कि मज़ा तो तभी है कि जब आप बाकी छोटे मोटे दिनों में छोटी मोटी टीमों के सामने 5, 7, 8 गोल कर दें, लेकिन जब वर्ल्ड कप का फाइनल और वहाँ पर आप हैट्रिक लगाएं या सेंचुरी मारकर आएँ, अगर क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल हो तो उसका मज़ा अलग ही है। तो हमारी टीम स्वाति विशेष तौर से बधाई की पात्र है, जो बड़े मौके पर बड़ी खबरों को बहुत तेज़ी से ब्रेक करती है और इसीलिए आपका चहेता चैनल आगे रहता है। और हम किसी भी तरह की सेंसेशन वाली खबर नहीं करते हैं। कहने के लिए कह सकते हैं कि आप अनलॉक 2 पर होगा, चीन के तनाव के मुद्दे पर, लेकिन जब जो वो मुद्दे हैं ही नहीं, जब वो बात है ही नहीं, तो वो क्यों कहना है। काफ़ी लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे थे कि किसी तरह की दवा का ऐलान हो सकता है। हमने इन सारी खबरों को सिरे से खारिज किया। देखिए, इस तरह की खबर करने में आपको बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, बहुत बड़ा जिगर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप गलत पढ़ते हैं तो लोग आपको ट्रोल करने से बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कहेंगे अरे आप तो सब मना कर रहे थे ना कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये मना करना भी कि ये चीज़ें नहीं होंगी और उसके साथ ये जोड़ लगा कर कहना कि ये होंगी, ये अपने आप में कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी की रिस्क के साथ हम करते हैं, ये आप शायद समझ पाएँ कभी कि कैमरे के इस तरफ बैठे हुए लोगों की कितनी बड़ी रिस्क होती है। और ये रिस्क तभी आती है जब आप जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं और पूरे भरोसे से करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम जो करने जा रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है। और यही कॉन्फिडेंस हमें हमारे दर्शकों को दूसरों से आगे रखने में मदद करता है। जो जी बिजनेस के दर्शक हैं, पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तब भी हमने साफ साफ कहा था कि देखिए इस बाज़ार में मंदी में मत रहिए, बड़ा आर्थिक पैकेज आने की तैयारी में, और सिर्फ खबर उन्हीं के पास थी, लोगों ने शॉर्ट काटा, नेक्स्ट डे गैप से खुला। कल हमने ये साफ साफ कहा मार्केट के लिए न्यूट्रल होगा ये भाषण, मार्केट के लिए न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, बाजार का इससे कोई लेना देना नहीं। और आज एग्जैक्टली आप देख लीजिए, बाजार का इस खबर से कोई लेना देना नहीं, बाजार पर कोई असर नहीं पड़ना है, न पॉजिटिव है न नेगेटिव है। तो हम न सिर्फ खबर के लिहाज से बल्कि उस खबर के बाजार पर असर के लिहाज से भी आपको आगे रखते हैं, और ये कोशिश हमेशा रहेगी आगे भी आपको सही सटीक समय से, इनफैक्ट समय से पहले आपको खबरें हम पहुंचाते रहें। तो चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो या टॉप से टॉप लेवल की खबरें हों, आपके लिए कोशिश हमारी जारी रहेगी कि आपको वो खबरें सही वक्त पर सही समय पर मिले और उस पर आप अपना एक एक्शन समय से ले पाएँ। और कल भी आप देखिए लगभग 1 घंटा आपको बाजार में था इन खबरों को देखकर। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी टीम जो दम लगाकर काम कर रही है, उन्होंने फिर से एक बार सही खबर को सही वक्त पर पकड़ा, आपके सामने रखा। पूरी टीम और विशेषकर स्वाति बहुत बधाई की पात्र है। इतनी बड़ी खबर ब्रेक करना कोई आसान काम नहीं है, बार बार करना आसान काम नहीं है। जो करता है वो जानता है। हो सकता है लोगों को अच्छा न लगे कि हम हमारी टीम की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम करे उसकी बड़ाई करना ज़रूरी है और करनी भी चाहिए। इससे हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन मिलता है और टीम को और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, और इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, पूरी टीम बधाई की पात्र है। और आपने कल कह भी दिया था कि जो भी अनाउंसमेंट्स आएंगे प्रधानमंत्री की तरफ से वो मार्केट के लिए न्यूट्रल रहने चाहिए, मार्केट के लिए पॉजिटिव रहते हैं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेंगे, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट की आप एक्सपेक्टेशन नहीं करें, और बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिखा है। सर, मार्केट्स की बात करें तो जैसे कि मैं बता रहा था, नया महीना, नया क्वार्टर, नया सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर शुरू हो रहा है। जो पहला हाफ रहा है काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। मार्च तक तो हम रिकॉर्ड हाइज या फरवरी तक रिकॉर्ड हाइज देख रहे थे, फिर गिरावट आई, फिर अच्छी रिकवरी आई, और जो पिछले क्वार्टर की रिकवरी रही है वो 11 साल में बेस्ट मूव रहा है निफ्टी का। 18.5% की गेन हमने देखी है पिछले 3 महीनों में निफ्टी में। और अगर इस समय आप डाउ को कंपेयर करें तो डाउ के लिए तो 33 साल में बेस्ट क्वार्टर रहा है, पर डाउ 17.8% चढ़ा है। तो कहीं ना कहीं पिछले 3 महीने में निफ्टी ने डाउ को भी आउट परफॉर्म करा है सर। तो कॉन्फिडेंस तो आया है, या आप कह सकते हैं बाउंस बैक आया है, या इजी मनी लिक्विडिटी आई है। अब कैसे देख रहे हैं एक्शन को? दीप, ये पिछले 3 महीने आप 2 तरीके से देख सकते हैं, थोड़ी बहुत अर्निंग और ढेर सारी लर्निंग। अर्निंग इस लिहाज से कि अगर आप जी बिजनेस के दर्शक रहे तो आपको समय से हमने कहा नहीं लेना है, नहीं फंसना है, बिल्कुल ट्रेडर्स को वक्त से बाहर निकाल दिया था। इन्वेस्टर्स के लिए 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाने की राय दी थी, और आखिरी राय 7,500 पर आई थी 24 और 23 मार्च को। वहाँ पर हमने कहा था 40% पैसा लगाइए, यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए, 20% पैसा रखिए।
हाँ, अगर जिन इन्वेस्टर्स ने हमारी राय सुनी उनका 20% पैसा जरूर इन्वेस्टेड नहीं हुआ होगा, लेकिन बाकी पैसा इन्वेस्टेड हुआ। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने पैसा लगाया उन्हें हमने 10,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की भी राय दे दी। और अगर आपकी सही एंट्री हुई हो, आपने 7,500, 8,000, 8,500 तक भी बार बार लिया है, तो 10,000 में अगर आप निकल भी गए तो कोई हर्ज नहीं। आप एकदम टॉप और एकदम बॉटम कभी पकड़ नहीं पाएंगे। एकदम बॉटम अगर हम भी पकड़ पाते हैं 7,500 का, तो बाकी 20% बचा हुआ पैसा भी लग जाता। जहाँ ये इन्वेस्टर्स के लिए थी, और वो मार्केट इन्वेस्टर्स का था, वो मार्केट ट्रेडर्स का नहीं था। ट्रेडर्स का मार्केट तब होता है जब आपको कल का अंदाजा हो। ट्रेडर्स कब ट्रेड कर सकता है? जब आपको दिन के दौरान की वॉलेटिलिटी का अंदाजा हो। और ट्रेडर्स तब ट्रेड कर सकता है जब ओवरनाइट वॉलेटिलिटी का अंदाजा हो। ओवरनाइट आप 5-5%, 3-3% नीचे कब खुल जाएंगे इसका अंदाजा नहीं। तो ट्रेडर्स को हमने इसीलिए सावधान किया था। देखिए, ट्रेडर्स आज भी कई लोग कहते हैं कि आपने कहा कि नहीं लेना है, नहीं फंसना है। ये ट्रेडर्स के लिए पूरी तरह से राय सही थी। इन्वेस्टर्स को मौका मिला, अगर उन्होंने पैसा लगाया, पैसा बचा भी। अगर अभी भी आप कैश पे हैं तो इंतज़ार कीजिए, बाजार आपको फिर से कभी न कभी मौका देगा और उसका वेट करिए। एकदम टॉप, एकदम बॉटम आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी पकड़ना मुश्किल है। लेकिन ट्रेडर्स को एक चीज़ समझनी चाहिए, उनके लिए ट्रेंडिंग मार्केट बहुत ज़रूरी है और उनके लिए वो बाजार ज़रूरी है जहाँ पर वो अगले दिन का प्रेडिक्शन कर सके। अगर आप अगले दिन का प्रेडिक्शन करने में मुश्किल पाते हैं तो फिर ऐसे बाजार में ट्रेड करने में आपके लिए पैसा कमाने से बजाय पैसा गंवाने की संभावना ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कमाते भी हैं तो स्किल सेट के बजाय लक पर ज़्यादा है कि आपने जो ट्रेड लिया उसी के हिसाब से बाजार नेक्स्ट डे बिहेव कर लिया, वो लक है। वो ट्रेड आपका स्किल के बेसिस पे नहीं कि आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर लें, या जिसके बेसिस पे आप तेजी कर लें, या जिसके बेसिस पे मंदी कर लें। तो मुझे ये लगता है कि पहली चीज़, जो जी बिजनेस के दर्शक थे उन्होंने कितना कमाया वो जाने, लेकिन बचा जरूर होगा। पिछले क्वार्टर की ये अर्निंग है। और जो थोड़े बहुत हिम्मत वाले दर्शक हैं जिन्होंने पैसा लगाया, उनका थोड़ा बहुत पैसा बना भी होगा। पॉइंट नंबर 1, मैं ये नहीं कहता कि हमने सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया, ऐसा कोई हम दावा नहीं करते। ये सब इंडिविजुअली है। अगर मैं बोलूँ भी उस वक्त कितने लोगों की हिम्मत होती होगी कि पैसा लगाने की, नहीं हो पाती। और वो ह्यूमन टेंडेंसी है, गलत भी नहीं है कि आप ऐसे वक्त पर बहुत कॉन्फिडेंस से पैसा लगा पाएँ, चाहे कोई भी कहे। लेकिन दूसरी जो बात है वो हमारे लिए लर्निंग के तौर पर बहुत बड़ी है। और लर्निंग के तौर पर मैं इसलिए कहता हूँ कि हमने जो 2008 से सीखा वो हमने 2020 में अप्लाई किया। 2008 में हमने ये सीखा था कि देखिए, बाजार जब ग्लोबली जिस तरह से संकेत दे कमजोरी के, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बाद, और ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हमने डाउ की 4 दिनों की वॉलेटिलिटी से ही पकड़ ली, और उसके बाद से हमने ये फैसला कर लिया था कि नहीं लेना वाली सीरीज शुरू करेंगे, और वहाँ से लोगों के पैसे बचे। यही सेम लर्निंग इस बार आपके लिए फिर से बन रही है कि देखिए, एक्सट्रीम पेसिमिज्म में वापस बाजार ऊपर आते हैं। और अगर 11 सालों की सबसे बढ़िया तिमाही रही है, अगर आप कई लोगों को पूछेंगे जिन्हें कोरोना हुआ अगर इस दौरान, या जिन्हें अपने यार दोस्तों को या सगे संबंधियों को कोरोना में खोना पड़ा हो, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन हुआ तो है ही काफ़ी लोगों के साथ, तो उनसे पूछिए क्या वाकई में पिछली तिमाही सबसे बेस्ट थी उनकी लाइफ की? क्या 11 सालों की सबसे पिछली तिमाही उनके लिए बेस्ट थी हेल्थ के लिहाज से? उन लोगों को पूछिए जो बिजनेस में, जो जॉब्स में, जो घर पर बैठे हैं, जो डेली वेजेस वर्कर हैं, क्या 11 सालों में सबसे बेस्ट तिमाही थी आपकी? पिछली तिमाही सबसे बेस्ट थी आपकी लाइफ की कमाई के लिहाज से? और आपका जवाब होगा ना। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ के ये 3 महीने सबसे बेहतरीन गए। अगर कोई वाकई में कुंभकर्ण के खानदान से आया हो और उसे लगता हो कि 3 महीने 4 महीने मुझे आराम से सोने को मिला हो, जो लाइफ में मेरा यही अचीवमेंट, इसीलिए मैं धरती पे आया था, तब तो अलग बात है। उसका तो ठीक है, उसके लिए तो ज़िंदगी का सबसे बढ़िया समय चल रहा है। लेकिन जो लोग वाकई में पुरुषार्थ करके कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। लेकिन यही खूबसूरती है बाजार की कि एक्सट्रीम पेसिमिज्म से तेजी बनती है। हर एक बुल रन एक बेयर रन से के खात्मे से शुरू होता है, और जो एक्सेसिव पेसिमिज्म होता है वहाँ से शुरू होता है। तो ये पॉइंट सिंपल है कि इन सब के बीच में एक बड़ी ताकत जो हमने इस बार पहचानी है, जिसका पहला जायका मिला था 2008 में, वो है लिक्विडिटी। कि लिक्विडिटी काफ़ी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। हम कहते हैं कि पैसा हर बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन काफ़ी बीमारियों का इलाज पैसा कर सकता है। सेम सिचुएशन 2008 में जो सेंट्रल बैंक्स और सारी सरकारों ने मिलकर पैसे से इलाज किया था ग्लोबल मंदी का, उसी इलाज को इस बार फिर से आजमाया है। भले ही कोरोना का इलाज अभी तक ना मिला हो, लेकिन पैसे से कोरोना से रिलेटेड कई चीज़ों का इलाज, या कम से कम मार्केट का इलाज तो हुआ है। जिस तरह से अमेरिका और बाकी सरकारों ने पैसा डाला है, लिक्विडिटी डाली है, तो हमारे लिए ये लर्निंग है इस बार की कि अगली बार भगवान न करे हमें फिर से कुछ ऐसे दिन देखने मिले, कुछ ऐसी ग्लोबल मंदी देखने को मिले, तब हमें ये पता है कि
एग्जिट कब करना है। एग्जिट करना तो हमने 2008 में भी सीख लिया था। एंट्री करने के बारे में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ग्लोबल लिक्विडिटी आपको कब आने के संकेत देने हैं। जैसे ही ग्लोबल लिक्विडिटी आने के संकेत आपको मिलेंगे और आपको ये समझना है कि बाजार आपके बॉटम बनाने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। हालांकि हमने बाजार का बॉटम कब और कैसे बनेगा वो फॉर्मूला भी बनाया, वो फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ और आज तक वो सक्सेसफुल है। उस फॉर्मूले के बेसिस पे जब हमने प्रेडिक्ट किया कि बाजार का बॉटम बन चुका है, वापस बाजार वहाँ पर नहीं गया। काफ़ी मेहनत हमारी पूरी रिसर्च टीम ने की और वो डेटा निकाल कर कंपाइल करके आपके सामने रखे। तो कोशिश यही है कि कुछ अच्छा सीखें, अच्छा बताने की आपको कोशिश करें। और पिछले 3 महीने मेरे लिए तो लाइफ में पर्सनली, प्रोफेशनली, मार्केट के लिहाज से सबसे ज़्यादा सीखने वाले रहे। सबसे ज़्यादा मेरे करियर के 25 साल के करियर में, 26 साल के करियर में दीप इतना शायद मैं कभी नहीं सीखा जितना पिछले 3 महीनों में सीखा हूँ। बिल्कुल अनिल जी, तो एक कह सकते हैं एक तरह से एक रोलर कोस्टर राइड रही है हम सब के लिए बाजार की चाल ट्रैक करने में और वहाँ से सीखने समझने में। तो उसी डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं सर, और बताइए फिर आज का सेटअप कैसे लग रहा है, आज कैसे संकेत देख रहे हैं आप? आज के सेटअप में दीप देखिए, ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, एफआईज के नेगेटिव है, डीआईज के पॉजिटिव, वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव। इनफैक्ट कल के सारे संकेतों में कोई बदलाव नहीं, जो कल के संकेत है वही आज के संकेत हैं। और ट्रेडिंग रेंज सपोर्ट जोन में भी कोई बदलाव खास है नहीं, 25-50 पॉइंट इधर उधर होगा, उसके अलावा कोई खास बदलाव नहीं है। 10,200 10,250 दिन के लिए सपोर्ट जोन है। अगर वो टूटा तो 10,125 10,175 आगे मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 10,350 10,400 ऊपर ही रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। संभावना कम है कि आप इसे पार करें। अगर गलती से कर लिया तो 10,475 10,550 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखें तो 10,200 के नीचे बाजार बंद नहीं हो रहा है। जब तक 10,200 के नीचे बंद ना हो, सावधानी का संकेत भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सावधानी का भी नहीं, कमजोरी तो बहुत दूर की बात है। 10,200 के नीचे बंद होने पर ही आपको सावधानी का संकेत पहला मिलेगा। और 10,475 की हमें अब तक की बेस्ट क्लोजिंग मिली है 10,471 की 23 जून को। उसके ऊपर बंद होंगे तो नई तेजी के लिए भी हम तैयार होते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 21,050 21,200 ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी में जरूर जो सपोर्ट जोन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, 21,050 21,200। अगर गलती से ये लेवल टूटे, वैसे संभावना कम है, लेकिन टूटे तो 20,650 20,950 अगली मजबूत सपोर्ट जोन है 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी के लिए। ऊपरी स्तर पर 21,600 21,800 बैंक निफ्टी के लिए अच्छा सप्लाई जोन है। और अगर गलती से इसे पार किया तो 22,000 22,250 वो रेंज है जहां पर आपको दबाकर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है और शॉर्ट पोजीशन भी बनानी है। ये गोल्डन सेल रेंज आपके लिए मिलेगी अगर वहां तक पहुंचे, ये आपके लिए तो ये रेंज, ये लेवल्स हैं जिस पर दीप ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल आनंद जी, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एकदम सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, तो सेटअप में आप ज़्यादा बदलाव नहीं देख रहे हैं। सर पीसीआर कल थोड़ा और गिरा है, विक्स में भी हमने ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे। कैसे देख रहे हैं उन संकेत को, और जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनको आज क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, पुट कॉल रेशियो 1.19 पर आया और दीप ये है ना, न्यूट्रल मैंने रखा है वायदा कारोबार के संकेत, और मैंने काफ़ी सोचा न्यूट्रल रखूं या पॉजिटिव रखूं। ये न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वायदा कारोबार के संकेत, और वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जिसे ध्यान से सुनिएगा। एक्सेस कहना सही है या नहीं, लेकिन हाँ, शॉर्ट काफ़ी बन गए दीप। कॉल राइटिंग काफ़ी तगड़ी हुई है, तो ये मुझे बता रही है। और पुट कॉल रेशियो जो नीचे आया है ना, वो कॉल राइटिंग की वजह से आया। कॉल्स में पोजीशन तगड़ी बनी है, तो ये मुझे बता रही कि अगर थोड़ा और बाजार गिरेगा तो बाजार थोड़ा और सोल्ड होने की दिशा में बढ़ सकता है। अब इसे आप एक तरह से ये भी देख सकते हैं, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब मंदी का माहौल है क्या? वो तो है, थोड़ा सा ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है, लेकिन एक्सेसिव कॉल राइटिंग भी ठीक नहीं है। तो मेरी आज नज़र है पुट कॉल रेशियो पर, ये कुछ अच्छे संकेत देगा। वायदा कारोबार के डेटा में मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। आइए अब आपको मैं स्टॉप लॉसेस दे दूं। जो तेजी की पोजीशन रखते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 10,175 का है। मैंने 25 पॉइंट सेफ साइड पर नीचे किया है। वैसे स्टॉप लॉस 10,200 है, लेकिन 10,175 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों पर रख लीजिए। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 21,000, क्लोजिंग 21,300, सेम कल वाला ही आज भी है, कोई खास बदला नहीं। जब लेवल ही 10 15 20 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हो रहे हैं इंडेक्स, तो कैसे बदलेंगे। शॉर्ट पोजीशन में निफ्टी में 25 पॉइंट मैंने बढ़ाया है, क्योंकि 10,400 के आसपास जाकर नॉक कर रहा है 2 दिन से, तो 10,425 ये अब आपका स्टॉप लॉस रख लीजिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। इसके ऊपर बंद हो, शॉर्ट कवर कर लीजिए। और
बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस वही कल वाला है 21,800, कल 21,650 से हम घूम गए, 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ आपको शॉर्ट पोजीशन में बने रहना है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही आपके अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, जैसे कि अनिल जी बता रहे हैं लेवल्स में ज़्यादा बदलाव नहीं है क्योंकि एक सीमित दायरे में ही रहे हैं। उस लिहाज से देखें सर तो आज का ट्रेड कैसे देखेंगे? आज के सेटअप में दीप देखिए खरीदारी करनी चाहिए 10,200 10,250 की रेंज में, 10,200 के जितना नज़दीक खरीद पाएंगे उतना बेहतर है। एक चांस तो लेना चाहिए वहाँ पर खरीदने का, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10,175 का स्टॉप लॉस रखिए, 10,300 10,350 10,400 ये 3 रेंज है काफ़ी, लेकिन एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल रेंज दे दी। हालांकि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है 10,450 तक का, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा रेंज आपको देके रखिए 10,450 तक की। अदरवाइज 10,300 10,350 10,400 इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। बेचना है, अब बेचना कहाँ है ये इशू है। 10,375 के ऊपर से आपके है ना बेचने के सिग्नल आने शुरू होने चाहिए, लेकिन तब आपको है ना थोड़ा डाउ फ्यूचर देखना पड़ेगा, थोड़ा मूड माहौल देखना पड़ेगा। और अगर वहाँ पर आपको लगता है कि कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, तो 10,375 10,400 से आप शुरुआत कर सकते हैं बेचने की 10,450 तक। ऊपर में 10,500 का स्टॉप लॉस रखिए, जिनको ज़्यादा डीप सेफ स्टॉप लॉस लगाना है वो 10,550 का रखें। अदरवाइज 10,500 भी काफ़ी है मेरे हिसाब से, तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और नीचे में आपको 10,325 पहला टारगेट है, 10,275 दूसरा टारगेट है और 10,225 तीसरा टारगेट है, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी, बिकवाली करनी है बैंक निफ्टी में। ये तीनों टारगेट आपके नीचे के बनेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी 20,900 21,050, ये बढ़िया रेंज है जहां पर आपको मौका मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। आई डोंट नो अब वहां पर आएगा नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है। क्या 20,200 20,300 की रेंज में ही, माफ कीजिएगा 21,200 21,300 की रेंज में ही रुक जाएगा? पॉसिबल है, देखते कहाँ पर आता है। अगर 21,200 21,300 की रेंज में रुक जाता है तो बहुत बढ़िया, इसके नीचे ना जाए। मेरे ख्याल से खुलना तो वहीं चाहिए, उससे नीचे तो नहीं खुलना चाहिए। कल के लोस को तोड़कर तो नहीं खुलेगा, कम से कम इतना भरोसा आप कर सकते हैं। 21,370 पर बंद हुए हैं तो 21,200 21,325 की रेंज में कहीं खुलकर वहाँ सपोर्ट ले सकता है। वो तोड़ा तो फिर आपके लिए नीचे का मौका बनेगा 20,900 21,050 और वहाँ पर एक चांस लिया जा सकता है खरीदारी करने का। स्टॉप लॉस 20,800 का होगा। 21,200 21,325 21,425 और 21,500 ये 4 टारगेट रखिए ऊपर की तरफ आप अगर खरीदारी करते हैं तो। अब आइए शॉर्ट कहाँ करना है। शॉर्ट में ट्रिकी दीप ये है कि कहाँ से शुरू करें। 21,600 21,650 भी कर लें या थोड़ा और वेट करें 21,700 800 का। देखिए मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल जहाँ शॉर्ट करने का है वो 21,700 से 21,800 की रेंज में है। लेकिन अब क्या 2 दिनों से ना लोअर हाई बना रहा है, बैंक निफ्टी पुराने पिछले दिन के हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं ये सोचूं कि मैं अगर 21,800 के लिए बैठा रहूं कि वहीं पर आएगा तो शॉर्ट सलाह देंगे और नहीं आया तो पहले ही घूम गया तो। और स्पेशली जब एसजेएक्स निफ्टी आपको नीचे दिखा रहा हो कि नीचे, और उसके बाद आप रिकवर करके अगर ऊपर आए तो रिकवरी में ऊपर जब आप आते हैं तो उस लेवल तक नए हाइस पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं 21,600 से ही सोचना शुरू कर दूंगा कि क्या मुझे शॉर्ट करना है। और 21,600 700 800 ये रेंज अच्छी है जहाँ पर शॉर्ट का आप सोचें। 22,000 का स्टॉप लॉस है। 21,500 21,425 21,325 और 21,250 ये है आपके लिए लेवल्स जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। जी दीप। बिल्कुल, तो अगर आप बैंक निफ्टी पर खरीदारी कर रहे हैं तो 21,500 तक अपना ऊपर का टारगेट रखिए, पर अगर उसके ऊपर जाता है आपको बैंक निफ्टी दिखता है तो फिर शॉर्टिंग के लिए आपको अच्छे लेवल्स मिलेंगे। ये तो रही पोजीशंस की बात। 2 दिन सीरीज की शुरुआत के बाद हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया बैन में आ गया है और आज नतीजों पर भी रिएक्शन होगा। पर इसके अलावा सर जो फंड फ्लोज के संकेत है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि जितनी बड़ी एफआईएस की बिकवाली थी ऑलमोस्ट सिमिलर ही डीआईएस की खरीदारी रही है। यहाँ पर कुछ एनएबी मैनेजमेंट के संकेत देख रहे हैं सर, क्योंकि क्वार्टर एंडिंग भी थी, और साथ ही जो वायदा कारोबार के आपने संकेत न्यूट्रल रखे हैं वहां पर किस तरह के संकेत आ रहे हैं सर? हाँ दीप, देखिए 2,000 करोड़ की कैश में बिकवाली एफआईएस तो लगातार बेच ही रहे हैं, कहीं कोई जो मतलब रिलीफ वाली बात नहीं है। थोड़ा सा फ्यूचर्स में खरीदारी की है एफआईएस ने। 366 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, 490 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो स्टॉक में फिर भी 1,500 करोड़ की तो नेट बिकवाली है। 1,265 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं, तो ऑप्शंस खरीद कर अपनी पोजीशन को हेज करने की कोशिश एफआईएस करें तो ये डेटा खराब है। 2,050 करोड़ की खरीदारी जो आई है वो घरेलू फंड की है, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। वो क्वार्टर एंड पर थोड़ी बहुत एनएवी मैनेजमेंट के लिहाज से अपने पसंदीदा शेयर खरीद कर थोड़ा सा
लेकिन वो कोई फ़र्क ऐसे पड़ता नहीं। एक आध दिन की एनएवी मैनेजमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता हो ऐसा है नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि मैं पॉजिटिव भी बहुत इसलिए नहीं हूँ कि आप देखते हैं कितने दिन ये खरीदते हैं। वैसे कल भी खरीदारी की है, परसों भी किए, तो थोड़ा खरीदारी का मूड घरेलू फंड का बन तो रहा है। तो देखते हैं कि कैसे डेटा रहते हैं आगे के लिए। लेकिन जहाँ तक वायदा कारोबार के डेटा का सवाल है, डिस्काउंट भारी भरकम है दीप, डिस्काउंट कम नहीं हो रहा है एक्चुअली, और दिन के दौरान तो और भी ज़्यादा रहता है। 61 पॉइंट का डिस्काउंट निफ्टी फ्यूचर्स में चल रहा है और 158 पॉइंट का डिस्काउंट, 156 पॉइंट का डिस्काउंट बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में। तो तेजी करके पैसा बनाना आसान नहीं हो रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स में। आप इस बात को समझिए कि इतने डिस्काउंट में, डिस्काउंट सीरीज में जनरली क्या होता है, बाद में बढ़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बदलाव है नहीं। अब आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बता दूँ। पॉइंट नंबर 1, 10,300, ये वो अहम लेवल है मेक और ब्रेक वाला। 10,300 के पुट पर 18 लाख शेयर हैं और कॉल्स में है 24 लाख शेयर। तो 10,300 के ऊपर आप हैं तो थोड़े बेहतर हैं, 10,300 के नीचे हैं तो दबाव में है। संभावना ये दिख रही है कि 10,300 के नीचे आप खुलेंगे, जो इस वक्त संकेत है, ठीक है। उसके बाद 10,200 अगला सपोर्ट आता है जहां 18 लाख शेयर है। 10,200 पे भी 18 लाख शेयर है, 10,300 पे भी 18 लाख शेयर है पुट में। तो पुट में पोजीशन कम है, लेकिन कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसकी वजह से पुट कॉल रेशियो नीचे आया। 10,400 के कॉल में 32 लाख शेयर हैं और दीप कल ही 16 लाख शेयर जुड़े हैं। 16 या 10 लाख शेयर है, 10 लाख शेयर जुड़े हैं, माफ़ कीजिएगा, मेरे 10 लाख शेयर जुड़ा है। तो कल कॉल राइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है 10,300, 10,400, 10,500 के रेंज में, स्पेशली 10,400, 10,500 पर। तो वहाँ पर पार होना मुश्किल है। अब बाजार को वापस ताकत दिखानी है, इसलिए तो 10,400 पार करना बहुत ज़रूरी है। 10,400 पार करेगा ना पहले दिन के दौरान, तो ताकत का पहला संकेत आएगा। तो आपके लिए रेंज अभी इमीडिएटली 10,200, 10,400 की हो जाती है। देखते हैं इस रेंज के बाहर निकलता है या फिर से हम वहीं टाइम पास करके ख़त्म कर देते हैं। ये होगी बात निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। 21,500 के पार निकलकर टिकना ज़रूरी है, तो ही ताकत का पहला संकेत आएगा। और वो इसलिए कि 5 लाख शेयर कॉल्स में, बैंक निफ्टी के कॉल्स में 21,500 पर है जो शॉर्ट हैं। अब 21,500 पार करने में पसीना आएगा, लेकिन पार हुए तो फिर कॉल राइटर्स थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे। अभी जो डेटा लग रहा है उसके हिसाब से लग रहा है 21,500, इस 500 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिताता हुआ आपको नजर आएगा। ये डेटा आपके बैंक निफ्टी के हैं। जी दीप। बिल्कुल, देखते हैं कि रेंज में रहते हैं बाजार, थोड़ा और वक्त यहाँ पे बिताते हैं या फिर दोनों तरफ का एक बड़ा मूवमेंट आता है। वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, थोड़ी देर में उनसे रिजल्ट का एक्सरे लेंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं कौन से नतीजे हैं, कौन से खबरों वाले स्टॉक्स हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं और ब्रोकरेज एक्शन आज किधर आ रहा है। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, मानसी, कुशल, पूजा और साथ ही आशीष। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, आज के ट्रिगर्स और रिजल्ट्स बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत ट्रिगर से। सीक्वेंट साइंटिफिक का ओपन ऑफर आज से खुलेगा 1 जुलाई, यानी कि आज से लेकर 14 जुलाई तक ये ऑफर खुला रहेगा। सीए हार्बर इन्वेस्टमेंट ने 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ये ओपन ऑफर लाया है और 86 रुपए के दाम पर करीब 6 करोड़ 45 लाख शेयर्स खरीदने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। नतीजों की अगर बात करें, कल बाजार बंद होने के बाद ओएनजीसी के नतीजे आए, अनुमान से बेहद कमजोर नतीजे देखने को मिले। मार्जिन का फिगर देखिए, 51.9% से 17.2% पर जाता हुआ दिखा, जबकि हमारा अनुमान 45.7% का था। मुनाफे के फ्रंट पर आप देखिए 2,455 करोड़ का अनुमान हम लगा रहे थे, जबकि नेगेटिव 3,098 करोड़ पर लॉस कंपनी ने बुक किया है और नंबर्स में वन टाइम लॉस 4,899 करोड़ का भी देखने को मिला है। अल्कागो लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें, कमजोर नतीजे हैं। कंपनी की बिक्री में हमने इजाफा जरूर देखा है, लेकिन मार्जिन और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन 6.2% से 5.6% पर, मुनाफा करीब 32% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। एशियन ग्रैनेटो कंपनी की आय गिरी है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है। आय में करीब 30% की गिरावट और मुनाफे में 14% की बढ़त देखने को मिल रही है। फेम इंडस्ट्रीज ठीक एशियन ग्रैनेटो ही की तरह रेवेन्यूज गिरे हैं, लेकिन मुनाफे में बढ़त देख रहे हैं हम। आय करीब 7% गिरी है, मुनाफा 44% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गोवा कार्बन, आप देखिए कंपनी की आय 46% गिरी है और लॉस कंपनी ने बुक किया है 4.8 करोड़ का। और अंत में गोल्डन टोबैको, वीक नंबर्स हैं क्योंकि मुनाफा जो है 12 करोड़ से नेगेटिव में जाता दिखा है। नेगेटिव 3 करोड़ का लॉस यहाँ पर कंपनी देख रही है। और अनिल जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी। बोलिए जी। अनिल जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और जब भी सिस्टम में कोई मिस हैंडलिंग या लूप होल देखते हैं आप, तो फिर उसका संज्ञान लेते हैं
और साथ ही उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। और हमने देखा है कि जब भी आप आवाज़ उठाते हैं तो फिर एक्सचेंजेस भी सुनते हैं। रिजल्ट्स को लेकर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, नतीजे जो आते हैं पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स इतने लेट आते हैं, चुनिंदा कंपनियों के नंबर्स 12 बजे के बाद आते हैं। आई मीन अब इसका एनालिसिस भी हम कैसे करें? एनालिसिस ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन ये भी कोई टाइम है? 12 बजे के बाद नतीजे, 10 बजे के बाद नतीजे? नहीं बिल्कुल। और ये आपकी मांग जायज़ है, दरख्वास्त कंपनियों से भी है, एक्सचेंजेस से भी है, समय से रिजल्ट अपलोड करने की कोशिश करें। मैं समझ गया आपका इशारा आइडिया की तरफ है। कल जहाँ मिडनाइट 12 बजे के बाद रिजल्ट अपलोड हुए थे एक्सचेंजेस पर, लेकिन ठीक है। मानसी, आपको कभी कभार ये पता चला है शायद मेरे ख्याल से आशीष, कुशल और देवांशी ये ज़्यादा जलते हैं जब भी वायदा कारोबार की फाइल्स बड़ी लेट अपडेट होती है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, तो 11-12 बजे बज जाते हैं। लेकिन हाँ, एक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आज भी वरिंदर से बात कर रहा था, कुल 331 कंपनियों के रिजल्ट उन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद रात तक, और वो बोले कि मैं लॉकडाउन के पीरियड में पहली बार सुबह 5 बजे उठा, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों के रिजल्ट तब तक अपलोड नहीं हुए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट्स अपलोड होने का, कंपनियों के द्वारा रिजल्ट देने का भी एक टाइम टेबल हो सके। आई डोंट नो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये एक्सचेंजेस को ही पता लगाना है, कंपनियों को पता लगाना है, लेकिन समय से रिजल्ट आ जाए तो ये बेहतर होगा सबके लिए। और वैसे भी 30 जून का दिन था, तो कल आपाधापी ज़्यादा थी, बहुत सारे आखिरी दिन था रिजल्ट्स के लिहाज से, तो हो सकता है कल इसलिए ज़्यादा मुश्किल भी रही हो। लेकिन हाँ, इतना लेट नहीं। और स्पेशली हमारी टीम जब सुबह 5 बजे से काम करना शुरू कर देती है, 5 बजे काम करने का शुरू करने का मतलब ये है कि आपको 3:30-4 बजे तो उठना ही होगा, रेडी होकर 5 बजे से अगर आप काम पर लगते हैं तो प्लीज़ ह्यूमन ग्राउंड पर सब लोगों का ध्यान रखें जो मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो एनालिस्ट हैं। और मैं हमारे दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है किस तरह से टीम डेडिकेटेड तरीके से आपके लिए दिन रात काम करती है, क्योंकि उन्हें पता है सुबह सुबह मैं पूछूंगा रिजल्ट का क्या हुआ, तो रात को 12-12, 1-1 बजे तक भी ये जमकर काम करते हैं और सारे रिजल्ट आपके सामने लाते हैं। तो कोशिश करेंगे ये बात भी आगे पहुँचाने की कि रिजल्ट का एक टाइम टेबल बने, थोड़ा समय से आ जाए तो बेहतर है। जी दीप। थैंक यू सर। बिल्कुल, और मानसी का दर्द हम सब समझ सकते हैं सर। कल 2:30 बजे तक मानसी सारे रिजल्ट्स की लिस्ट बना रही थी। आशा करते हैं कि आगे जाकर इतनी लेट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, पर देख लेते हैं कौन से और रिजल्ट्स हैं जिन पर हमें नजर डालनी चाहिए। कुशल के पास वो लिस्ट है। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए, सबसे पहले तो मिश्र धातु निगम पर नजर डालिए। इनके नंबर्स जो है काफी कमजोर आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट इनकी जो आय है वो करीब 40% गिरकर 200 करोड़ के आसपास आती हुई नजर आई है। और साथ ही अगर आप इनका मुनाफा देखें तो वहां पर तो और ज्यादा डिप कट आता हुआ दिखा है। 50% की गिरावट के साथ 40 करोड़ पर इनका मुनाफा आता हुआ दिखा है। साथ ही अगर आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को देखें तो यहाँ पर घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई नजर आई है। पिछले साल जो है करीब 268 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले 113 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया और साथ ही आय में भी 7% की बढ़त रही है। पेन्नार इंडस्ट्रीज यहाँ पर नंबर्स कमजोर रहे हैं। इनफैक्ट इनका जो मुनाफा है वो लगभग साफ होता हुआ नजर आया। पिछले साल 24 करोड़ का मुनाफा था, 96% गिर चुका है इनका मुनाफा और साथ ही आय में भी आपको 23% का फॉल नजर आएगा। तो बेहद खराब नंबर्स आप कह सकते हैं। राइट्स यहाँ पर नंबर्स भी कमजोर दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें इनका मुनाफा करीब 4% गिरा है, 150 करोड़ से 144 करोड़। और अगर आप आय की तरफ नजर डालें तो 22.5% जो है इनकी आय गिरती हुई दिखी है। तो यहाँ पर जो है आपको एक नेगेटिव रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही एस चांद यहाँ पर नंबर्स आप देखें तो घाटे से मुनाफे में ये भी कंपनी आती हुई दिखी है। 75 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले 61 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। पर ऑन द फ्लिप साइड इनकी जो आय है वो 26% गिरती हुई नजर आई है। तो मिले जुले नंबर्स एस चांद के हैं। सुपर हाउस नंबर्स इनके भी मिले जुले दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन जो है 6.5% से बढ़कर 7.5% हुई है। पर अगर आप कामकाजी मुनाफा और आय की तरफ नजर डालें तो वो 10% और 25% तक गिरते हुए दिखे हैं। और मेरे पास एक खबर है जो भारती एयरटेल है उनके लिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि कार्लाइल ग्रुप जो है इनका जो डेटा कारोबार है उसमें 25% हिस्सेदारी खरीदेगा। तो ये आज के लिए ये स्टॉक काफी फोकस में रह सकते हैं इस खबर के आधार पर। बिल्कुल, तो नज़र रखेंगे उस पर। और कार्लाइल काफ़ी एक्टिव हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जो हमने एक्सक्लूसिव खबर दी थी पीरामल के हेल्थ कारोबार के लेकर, वहाँ पर भी कार्लाइल ने हिस्सेदारी खरीदी है और अब भारती में भी वो हिस्सेदारी खरीद रहे हैं उनके डेटा बिजनेस में। पर चलिए जान लेते हैं पूजा के पास कौन से स्टॉक्स की लिस्ट है आज। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत कल्पतरु पावर से करेंगे। कंपनी को करीब 956 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं भारत, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से। ये टीएनडी यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर मिले हैं। ग्लेनमार्क फार्मा यूएस की कोर्ट ने प्राइस फिक्सिंग का मामला दर्ज किया है और कंपनी ने आरोपों को फिलहाल अभी गलत बताया है, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं ग्लेनमार्क फार्मा पर नजर रखिए। वेदांता डीलिस्टिंग प्रक्रिया के लिए अब कंपनी $2.75 बिलियन जुटा सकती है। पहले करीब $2.5 बिलियन जुटाने की योजना थी कंपनी की, लेकिन अब ये रकम को थोड़ी बढ़ा रही है। और इसके अलावा मलेशिया से सस्ते वायर रोड्स के इंपोर्ट के खिलाफ जांच शुरू की है। वेदांता और बाल्को ने डीजीटीआर को जांच का प्रस्ताव दिया है, तो देखना होगा इस पर क्या अपडेट आगे निकल कर आता है। जेएसपीएल पर भी नजर रखिए। यहाँ पर खबर आ रही है कि ओमान के कारोबार में पूरा हिस्सा बेचेगी कंपनी और $100 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर यह हिस्सेदारी बेचने की योजना है। गुजरात गैस भी फोकस में रहेगा। आज अमृतसर और भटिंडा का जो सीजीडी नेटवर्क है यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कंपनी को मिल चुका है और इसके लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी से कंपनी को मंजूरी भी मिल चुकी है। साइंट यहाँ पर एक खरीदारी हुई है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की तरफ से। कंपनी में करीब 2% हिस्सेदारी खरीदी है और इसके अलावा कुछ प्रमोटर एक्शन भी देखने को मिले हैं। पीएसपी प्रोजेक्ट्स में प्रमोटर ने करीब 35,000 शेयर्स की खरीदारी की है। करीब 0.10% ये हिस्सेदारी खरीदी है प्रमोटर ने। जेके सीमेंट्स में भी प्रमोटर ने करीब 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं। हिस्सेदारी करीब 0.25% है। अपोलो टायर्स यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है और 16 से 25 जून के बीच अब तक 4 लाख शेयर्स की खरीदारी हो चुकी है प्रमोटर्स की तरफ से। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्रमोटर ने 29 जून को करीब 7.5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। और आखिर में बात करते हैं इन्फो एज की। यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हुई है और 26 से 29 जून के बीच लगातार बिकवाली देखने को मिली और अब तक 1 लाख शेयर्स की बिकवाली हो चुकी है प्रमोटर्स की तरफ से। ओके, तो ये हैं वो तमाम खबरों वाले शेयर और कुछ ही देर में हम आपके सामने रखेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। लेकिन रिजल्ट्स की बात चलिए तो आइए वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट का, जहां पर आपको मिलते हैं रिजल्ट का पूरा सटीक और सही विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ डेटा के दम पर। आइए देखते हैं वरिंदर रिजल्ट एक्सरे। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। दर्शकों की तरफ से 2 रिक्वेस्ट आई है, उसमें से एक मैंने आज तुरंत की तुरंत मान ली और एक में मैं थोड़ा सा वक्त लगाऊंगा। पहली तो ये कि वरिंदर सर को ये कहें कि वो बड़े रिजल्ट्स भी एनालिसिस करें जैसे, लेकिन आपका जो कहना था कि बड़े रिजल्ट्स पर तो आमतौर पर सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, ओवर एनालाइज्ड होते हैं, इसलिए आप उन्हें परहेज करते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर आज आइडिया बड़ा रिजल्ट वरिंदर ने अपनी लिस्ट में शामिल किया। दूसरा ये कि बोले आप दोनों है ना सैटेलाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं, तो वो भी आपकी शिकायत जायज़ है। अब क्या करें, 331 कंपनी के रिजल्ट है, गागर में सागर भरना है। तो बस ये रिजल्ट का जो सीजन था, जो बड़ी लिस्ट थी ना, वो आज खत्म हो गई। अब आज के बाद दो चार चुनिंदा बचेंगे तो हम आराम से करेंगे। और इसके अलावा भी एक चिंता न करें, रिजल्ट सीजन खत्म भी हो गया तो कुछ न कुछ बेहतरीन आपको फंडामेंटल रिसर्च या डेटा वरिंदर की तरफ से मिलेंगे। तो आपको बेहतरीन जो आपकी जो वो भूख है ना, एपेटाइट है ना, अच्छी क्वालिटी की रिसर्च की, उसे जगाए रखें, चिंता न करें, वो सेटिस्फाई होगी वरिंदर के साथ में। तो आइए आज बड़े रिजल्ट के साथ शुरुआत करते हैं। वरिंदर, आइडिया पहले बताइए, इस रिजल्ट में क्या कुछ देखा है, क्या कैसा लगा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। कल बहुत लोगों ने ट्विटर पे पूछा कि आइडिया आइडिया आइडिया। आई थिंक सबको वो आइडिया, बिकॉज छोटा स्टॉक है उसमें है। तो मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ। आइडिया में क्या है कि रेवेन्यू का जो ग्रोथ हुआ है इस बार 6% हुआ है, बट आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसने 30% का टैरिफ हाइक लिया था, तो उसका जो रेवेन्यू है ना वो स्लोएस्ट है इन द इंडस्ट्री। देखिए कंपनी कोई भी हो सर, सबसे जरूरी चीज जो है किसी भी कंपनी में अगर आपको ट्रैक करनी है वो है रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो सारी की सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, चाहे वो इंटरेस्ट कॉस्ट हो, चाहे वो ओपेक्स एक्सपेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो, तो रेवेन्यू बहुत जरूरी है। सो इवन आफ्टर 30% हाइक 6% रेवेन्यू ग्रोथ ही हुआ है। वो इसलिए बिकॉज उनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो बहुत जल्दी से निकल रहा है, जल्दी से बाहर जा रहा है। आप सोचिए चौथे क्वार्टर में दे लॉस्ट 1.3 करोड़ सब्सक्राइबर्स, और अदरवाइज अगर थर्ड क्वार्टर और पहले वाले सेकंड क्वार्टर में देखो तो 80 लाख सब्सक्राइबर्स लॉस्ट हुए थे, तो उनके 50 लाख और सब्सक्राइबर्स लॉस्ट हुए इस बार। इवन 4G में कोई एडिशन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, पहले 7 मिलियन होता था, अभी 1.5 मिलियन रह गया। सो कहने का मतलब है टॉप लाइन वीक आ रहा है। दूसरा जो एबिटा आप देख रहे हो उसमें 400 करोड़ का एक वन ऑफ है, जिसका मतलब है जो कोर एबिटा अभी भी नेगेटिव है उसका। FY20 में अगर देखा जाए तो नेट लॉस कुछ 73,000 करोड़ था। FY21 में उनको 27,000 करोड़ रुपया देना है।
जिसका मतलब है 3 टाइम्स द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस दे रहे हैं। उनका नेट डेट अगर मैं एजीआर के ड्यूज को निकाल भी देता हूं तो भी 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है। सो कहने का मतलब है 3 जो मेजर नेगेटिव चीजें हैं जो मेरी तरफ से जो दिख रही हैं, एक है सब्सक्राइबर चर्न हो रहा है, बहुत नेगेटिव है। सेकंड है कि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत खराब है इस समय, एज आई सेड कि उनको जो पैसा देना है वो 3 टाइम्स ऑफ कैश फ्लो है FY20 का। और तीसरा एक बड़ा वो स्पेक्ट्रम चार्ज था 3900 करोड़ का जो उनको लेना पड़ रहा है। एक ही जो अच्छी चीज आई है जो है कि उनका जो आरपू है वो कुछ 11% बढ़ा है, और वो भी जो मार्केट में नंबर चल रहा था उससे नीचे ही है, बट हाँ 11% जो आरपू बढ़ा है दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइक विच हैपेंड। बट इसमें बहुत अगर मगर है सर कि अगर प्रमोटर ने पैसा डाल दिया, अगर वोडाफोन ने पैसा डाल दिया, अगर गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दे दिया तो ये सब कुछ हो जाएगा। फॉर मी इट इज नॉट अ गुड नंबर, इट इज अ वेरी वीक नंबर, सो बी सेफ। बैलेंस शीट इज गेटिंग eroded। ओके ओके, तो नंबर्स क्वालिटी वाइज उतने अच्छे नहीं जितना लोग मानकर चल रहे हैं, लेकिन आज का पटाखा रिजल्ट कौन सा है वरिंदर? सर एक कंपनी, जैसे मैंने बोला कि मैं एक चीज पे स्ट्रेस करता हूँ कि सेल्स बढ़ना चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर सेल्स बढ़ रहा है तो वो बहुत जरूरी है। सो जितना हमने नंबर देखा उसमें 2 ही कंपनी थी जिनका सेल्स बढ़ रहा था, तो मेरे लिए एक कंपनी जो पटाखा हुई है बिकॉज ऑफ द इंटरनल्स अच्छे हैं उसके, वो है क्यूपिड। क्योंकि उनका सेल्स 16% ऊपर गया है, एबिटा कुछ 6 करोड़ से 15 करोड़ गया है, मार्जिन 17.5% से 35% किया है, और प्रॉफिट 4 करोड़ से 10 करोड़ हुआ है। ये कंपनी 8 टाइम पे ट्रेड करता है, 28% आरओसी है, डेट फ्री कंपनी है, प्लेज कोई नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। द ओनली थिंग इज कि ये क्यूपिड का क्या है कि लास्ट 3 साल से कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं आया था, 17, 18, 19, बट 20 में इसका सेल्स डबल हो चुका है, सो विच इज अ गुड थिंग। इसमें कंसिस्टेंसी अगर आए तो इसकी बैलेंस शीट क्लीन है, प्रमोटर क्लीन है, सब कुछ अच्छा है। बट इसका क्या होता है कि 2-3 साल ये कुछ करता नहीं है, फिर 1 साल पूरा नंबर बहुत अच्छा दे देता है, एंड देन व्हाटएवर री-रेटिंग हैपेंस, देन अगेन ये ठंडा हो जाता है। सो एक चीज ये आप ध्यान रखना, बट अदरवाइज फॉर द डे आई थिंक वेरी वेरी गुड नंबर्स एज अ पटाखा फ्रॉम क्यूपिड। ओके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज आपकी लिस्ट में? सो सर राइस कंपनीज अच्छा कर रही हैं इस बार, और राइस कंपनीज में चमनलाल सेठी एक ऐसा कंपनी है जिसने बहुत टाइम के बाद एक्चुअली बहुत अच्छा किया है। सेल्स फ्लैट थी इसलिए मैंने उसको बड़ी कैटेगरी में डाला नहीं है। एबिटा 9 करोड़ से 31 करोड़ चला गया है, 4% मार्जिन से 14% मार्जिन चला गया है, और प्रॉफिट 3 करोड़ से 21 करोड़ चला गया है। अगेन वेरी चीप कंपनी, 7.5 टाइम्स टीटीएम ट्रेड कर रहा है, 20% आरओसी है। सो वो है। भारत बिजली डिड वेल दिस टाइम। भारत में एक्चुअली पावर, ओल्ड इकोनॉमी, कमोडिटी कंपनी, शुगर, राइस, ये सब अच्छा कर रही है इस क्वार्टर में। सो भारत बिजली का सेल्स डाउन था, बट एबिटा 60% अप था, मार्जिन 7.5 लगभग 8% वर्सेस 4.5% था, प्रॉफिट भी 47% ऊपर था, 10.5 टाइम पे ट्रेड करता है, 9% आरओसी है। तो बी ऑनेस्ट अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ सर तो वोल्टैम इस कैटेगरी में ज्यादा बेटर है भारत बिजली से, बिकॉज उसका आरओसी 20% है, इसका 9% है, और दोनों सेम वैल्यूएशन में ट्रेड करती है। दीपक फर्टिलाइजर्स, आई थिंक इन कंपनी ने ऐलान किया था कुछ टाइम पहले कि ये लोग सैनिटाइजर के लिए कुछ ना कुछ केमिकल बनाएंगे, उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आया है इसको, और जो नंबर्स में दिख भी रहा है, जहाँ पे एबिटा इसका कुछ 90 करोड़ से 120 करोड़ हो गया है, 5 करोड़ से 22 करोड़ प्रॉफिट हो गया है। सो दीपक फर्टिलाइजर्स अच्छा नंबर आया है। ओके, तो और जो फुस एकदम ही खराब मतलब बहुत ही ढीले नंबर से, वो लिस्ट बताइए। सर उसमें टेक्नो इलेक्ट्रिक एक्चुअली बहुत गंदा नंबर आया है इस बार। इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी, जिसमें सेल्स 40% डाउन है, एबिटा 80% डाउन है, प्रॉफिट 90% नीचे है, 20% आरओसी करता है, 10 टाइम पे ट्रेड करता है, बट जो नंबर आए हैं वो बहुत ही खराब आए हैं। 30 करोड़ का प्रॉफिट 3 करोड़ का रह गया है। सो दिस इज वन फुस फॉर मी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे पिछली बार भी बोला था, कल भी बात हुई थी अपनी, कि पेपर कंपनीज को, क्योंकि आपके दमानी साहब ने कंपनी ले लिया तो सारे के सारे पेपर कंपनीज एक जैसी नहीं हो जाती। मैंने देखा कि कुछ और मीडिया मीडिया चैनल्स पे कि हाँ भी हर पेपर स्टॉक को उत्साहित हो रहे थे सारे के सारे। सो कल जैसे हमने मेरे ख्याल में इमामी पेपर देखा था जिसके नंबर अच्छे नहीं आए थे। आज तमिलनाडु न्यूज प्रिंट का नंबर देखिए आप, सेल्स 14% डाउन है, एबिटा 47% डाउन है, प्रॉफिट 90% डाउन है, मार्जिन 20% के 12.5% रह गए हैं। सो इज अ फुस फॉर मी। ऑफकोर्स 5-6 टाइम पे ट्रेड करता है जो सारी की सारी पेपर कंपनीज ट्रेड करती हैं, बट फुस फॉर मी। एक स्कूटर्स इंडिया सर, आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट सो मच एक्साइटेड अबाउट कि डाइवेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट। हर बार कुछ होता है तो इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लास्ट 5 क्वार्टर से देखिए आप, बेटा मार्जिन हमेशा नेगेटिव रहे हैं, कोई नंबर नहीं आया, कोई ग्रोथ नहीं आया। आई डोंट नो कि हाँ भी अगर कोई नंबर्स नहीं है तो किस तरीके से कोई डाइवेस्टमेंट भी करेगा, कोई ना कोई प्रीमियम देगा, इनको कुछ होगा। आई हैव नेवर सीन IFCI, MTNL, स्कूटर्स इंडिया, HMT, आई कैन काउंट सो मेनी कंपनीज,
बट बिवेयर ऑफ दीज कंपनीज व्हेन पीपल ट्राई टू जस्ट पंप अप दीज कंपनीज एंड थिंक कि हमें डाइवेस्टमेंट के नाम पे पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो आई डोंट नो हु इज द बायर हु विल गिव देम एनी प्रीमियम फॉर दीज कंपनीज। अच्छा वरिंदर, अब वो रिजल्ट्स बताइए जो बहुत खराब तो नहीं है, ठीक ठाक से हैं, एवरेज टाइप्स। सो सर गोडफ्रे फिलिप्स है जिसमें एबिटा 27% ऊपर था, मार्जिन्स 10% से 13.5% थे। द ओनली थिंग इज कि उसका सेल्स नहीं बढ़ रहा, सो दे हैव मेंटेन्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिकॉज उन्होंने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया है। 13.5 टाइम पे ट्रेड करता है, सो ओके नंबर। एपीएल अपोलो बहुत चहेता स्टॉक है, बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस वालों का, उसमें सेल्स और प्रॉफिट 10% नीचे था, सो नॉट बैड, नॉट दैट बैड गिवन द एनवायरमेंट जो हम है। 15 टाइम पे ट्रेड करता है, 20% आरओसी है। गरवारे टेक फाइबर के नंबर्स मार्जिन का इंप्रूवमेंट हुआ है सर, बट कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। 21 टाइम पे ट्रेड करता है, 27% आरओसी है, सेल्स नीचे थी 13%, सो एक वो कंपनी है नॉट बैड में। ओके, और खराब नंबर्स में तो सर सारी की सारी ये सैनिटरी वेयर कंपनीज ने, कजारिया, सारी की सारी कुछ नंबर बहुत खराब आ रहे हैं। तो आप सेरा का नंबर देखिए, अगेन सेल्स 30% नीचे, बेटा 37% नीचे, 25 टाइम पे ट्रेड करता है। इंगरसोल ब्रांड एक ऐसा कंपनी है जिसमें अगेन आई विल से इट वाज वीक नंबर्स बिकॉज बेटा 40% डाउन था, 25 टाइम पे ट्रेड करता है। कीरी इंडस्ट्रीज अगेन पैड अगर आप देखेंगे एक वन ऑफ था उसमें, तो उसको मत देखिए प्लीज, बट सेल्स 23% डाउन थी, बेटा 35% डाउन था। सो हर केमिकल, हर चाइना स्टोरी को कीरी इंडस्ट्री से प्लीज लिंक मत कीजिए। एंड टाइम टेक्नोप्लास्ट बेटा 37% नीचे था, सो वीक नंबर फॉर मी फॉर टाइम टेक्नोप्लास्ट। चलिए तो ठीक है वरिंदर, पिछले 2-3 दिनों से तो आपको जमकर काम करना पड़ा, लेकिन अब थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन ये आराम सिर्फ रिजल्ट्स के लिहाज से मिलेगा, लेकिन रिजल्ट्स के बाहर सेक्टर्स पर, कंपनियों पर कुछ बेहतरीन फंडामेंटल और डेटा के बेसिस पर रिसर्च ये आपको लगातार मिलती रहेगी। उसके लिए करें आप इंतजार। शुक्रिया आपका आज फिर से इतनी मेहनत करके हमारे दर्शकों के सामने ये आउटपुट देने के लिए। आइए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, सब हमारे साथ हैं इस वक्त। बिगुल पिक ऑफ द डे। वागले साहब गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा कॉल है बाय करने का, बाय करना है एसबीआई लाइव, जिसमें कल लास्ट आधे घंटे 1 घंटे में जो वॉल्यूम्स हुए और जो पैटर्न बना है, मुझे लगता है आज मूव कंटिन्यू होगी। थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो बेटर होगा। 796 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 831 831 तक की मूव मुझे दिखाई दे रही है आज और कल में आनी चाहिए। ओके, 796 के स्टॉप से खरीदें, 831 का टारगेट। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी मेरा भी स्टॉक वही है जो सर ने अभी डिस्कस किया, एसबीआई लाइफ। मुझे लग रहा है जिस तरीके से पिछले 4 दिनों का एक्शन रहा है, 800 से लेके 775 इस पर्टिकुलर रेंज में एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था। और कल के सत्र में जिस तरीके से 800 के ऊपर की एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग आई है, तो कैंडलस्टिक्स में देखें तो वहाँ पर एक राइजिंग ट्री फॉर्मेशन है। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफी स्ट्रांग है पिछले 3 दिनों से, अपने 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पूरा रुझान बन रहा है, अराउंड 825 830 इस पर्टिकुलर जोन के लिए लॉन्ग्स बनाने चाहिए। 805 से 802 एक बाइंग रेंज होगी एंड 795 का मेरा स्टॉप लॉस होगा फ्यूचर्स पे। तो मुझे भी लग रहा है कि एसबीआई लाइफ ये काफी इंटरेस्टिंग रह सकता है आज के सत्र में। ओके, आपकी भी एसबीआई लाइफ ही पसंद है। बंसल जी गुड मॉर्निंग, आपका स्टॉक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरा स्टॉक एसीसी है। एसीसी में कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 1291 का स्टॉप लॉस है, 1395 1395 के टारगेट के लिए एसीसी पे खरीदारी की राय है।